हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पहले होनी थी 21 जून को, लेकिन अब ये परीक्षा करवाई जाएगी कब? 11 अक्टूबर को। तो आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप चाहें तो सही रणनीति बनाकर और रेगुलर प्रैक्टिस करके आप इस परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसको आसानी से क्रैक आप कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार शामिल हो रहे हैं परीक्षा में, उनको जानकारी दे दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर आपको मिलेंगे, जिसको आप कहते हैं जीएस का पेपर 1 और पेपर 2। तो जीएस के पेपर 1 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कुल मिला के 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पूर्णांक होगा 200, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और गलत उत्तर देने पर आपको नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर दिए जाते हैं 1/3। ठीक है। जीएस का पेपर 2 ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि कम से कम इसमें आपको 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं। कुल मिला के जीएस का जो पेपर 2 होता है इसमें मैक्सिमम मार्क होता है 200। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100, यानी कि इसमें से कुल मिला के आपको 200 में से 66 मार्क ले आना कंपलसरी होता है। एक बात का ध्यान आप लोग और रखिएगा कि अगर जीएस का पेपर 2 जिसको आप सीसेट कहते हैं, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका पेपर 1 जो होगा इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। हालांकि जो फाइनल मेरिट बनती है वो जीएस के पेपर 1 के आधार पर ही बनती है। तो दोनों पेपर पर आपको ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल पेपर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मॉडल पेपर 1 का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट और मॉक टेस्ट के लिए। साथ ही साथ अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 3-4 एग्जाम्स में शामिल हो चुके हैं, उनको ये पता चल गया होगा कि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि 90% अब यूपीएससी को ही यूपीपीएससी फॉलो कर रहा है। यानी कि प्रश्नों का जो लेवल है वो काफी डिफिकल्ट हो गया है। अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी डीप में आपसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको चौंकाते भी हैं, यानी कि आपको एक रेगुलर स्टडी प्लान बना के स्टडी करनी होगी और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। और देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न मैं रखूंगा इसका उत्तर आपको पता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इसका जो डिटेल आंसर होगा उस पर भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम डिटेल में हर प्रश्न का उत्तर समझते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अब प्रश्नों में जो गहराई है उसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वेश्चन होगा कि किस राज्य ने अपनी सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। तो उत्तर प्रदेश में अब हर्बल सड़कें बनाई जाएंगी। हर्बल सड़कों का मतलब ये होता है कि जो सड़कें बनाई जाएंगी उनके दोनों तरफ की जो पटरियां होंगी उस पर कुछ हर्बल ट्रीज लाइक एज नीम, पीपल, सहजन और जो बेल होता है, तो इस प्रकार के जो ट्रीज होते हैं उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। 2020 में कुल 800 किलोमीटर हर्बल सड़क को बनाने के निर्देश भी पारित कर दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 28 मई 2020 को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि अब जो यूपी की सड़कें होंगी उनको हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाए। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माइग्रेशन कमीशन यानी कि प्रवासन आयोग का गठन किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे माइग्रेशन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे यहाँ के जो मजदूर जो मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में थे वो वापस आए हैं। तो ये जो मजदूर जाते हैं और फिर ऐसी अवस्था में जब लगभग आपातकाल जैसी स्थिति होती है, जब वापस आते हैं तो इनका प्रवासन करना एक समस्या बन जाता है। तो इनको सही तरीके से माइग्रेशन कमीशन बनाया गया है ताकि इनकी संख्या को सही तरीके से रखा जा सके। दूसरी बात यह कि अगर कोई दूसरा स्टेट इनको जो है अपने यहाँ मजदूरी पर बुलाता है तो
तो उसके लिए प्रवासन आयोग से उन्हें अनुमति लेनी होगी। तो ये जो प्रवासन आयोग है ये स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है सही तरीके से उनका रोजगार दिया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। तो सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल ने जनवरी 2020 में राज्य की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाने के लिए नया लोगो अपनाया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश ने अपना एक नया लोगो बनाया है। तो अरुणाचल प्रदेश का लोगो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये नीला बैकग्राउंड है और उसके बाद भारत सरकार का यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, और ये जो पुष्प है ये ऑर्किड का पुष्प है, ठीक है, ऑर्किड। तो इस प्रकार का लोगो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जनवरी 2020 में अपनाया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली का प्रतीक है ये। और फॉक्सटेल ऑर्किड ये जो फूल है इसका नाम क्या है, फॉक्सटेल ऑर्किड। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की संस्कृति का प्रतीक है और वहां का राज्य पुष्प भी ये माना जाता है। तो ये दोनों मिलकर इस लोगो का एक तरीके से मेन सिंबल में ये दोनों ही चीजें यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत है, जबकि दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही है। तो हम ऑप्शन बी को करेंगे आंसर, केवल 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, सीएम है पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा है राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। माताओं और अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए अम्मा बोडी योजना किस राज्य ने शुरू की है। अम्मा बोडी योजना जैसा कि शब्दों से ही यहाँ पर स्पष्ट है, अम्मा बोडी योजना या तो तेलंगाना की होगी या फिर आंध्र प्रदेश की होगी या फिर असम या फिर कर्नाटक। तो सभी विकल्प हैं, 2 ज्यादा यहाँ पर हम हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि अम्मा बोडी योजना यह आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। और राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने वाले जो अभिभावक हैं, माताएं हैं, उनको जो है वार्षिक सहायता राशि के रूप में 16,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कितने, 16,000 रुपए वार्षिक, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत कुल 43 लाख अभिभावकों को लाभ दिया जाएगा। कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, तो इनकी संख्या है लगभग 43 लाख अभिभावक। जैव विविधता को सर्वाधिक संकट है, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या फिर जल प्रदूषण से। तो फ्रेंड जैव विविधता को सर्वाधिक संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वनों को काट कर वहां पर औद्योगिकरण या फिर शहरीकरण किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो प्राकृतिक निवास है और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो खत्म हो रही हैं, और इसकी वजह से जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस साल 5 जून 2020 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी जो थीम रखी गई है, थीम क्या रखी गई थी, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, ठीक है। तो इस वर्ष 2020 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की बायोडाइवर्सिटी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और बायोडाइवर्सिटी को सबसे अधिक संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों के बारे में यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको सही जवाब चुनना है। जीवाश्मिक ईंधन जिसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल का अधिकाधिक प्रज्वलन, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें पेट्रोलियम और भी अन्य चीजें शामिल हैं, उनका अधिक से अधिक प्रज्वलन, उनको अधिक से अधिक उपयोग किया जाना है। तैल चालित स्वचालितों की संख्या, स्वचालित मतलब ऑटोमोबाइल्स की संख्या व विस्फोटन, सौर धधक यानी कि सोलर फ्लेयर्स में वृद्धि, और अत्यधिक वन उन्मूलन, हैवी डिफॉरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 2 और 4। सौर धधक का जलवायु परिवर्तन से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जो जीवाश्मिक ईंधन है, तैल चालित स्वचालितों की संख्या में वृद्धि हो रही है,
और जो वन काटे जा रहे हैं इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। तो सही जवाब है इसका 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 यानी कि विकल्प बी को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? सही जवाब फ्रेंड्स इसका कब किया था? 1980 में। तो ये आप जरूर याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कौन सी सूची 1 से और कौन से जो ऑप्शन है सूची 2 की जो कि आपस में सुमेल खाते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये किस संशोधन में किया गया था? किस संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखना कि यह परिसीमन किया गया था 38वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसके बाद आता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तो ये जो किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन में। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट जो है मैच है। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये होगा 38वां ऑप्शन 3, और इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर मैच हो रहे हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन में। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना था 42वें संविधान संशोधन में। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। फ्रेंड, राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। राजा राम मोहन राय ने तोफल उल मुहावेदीन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाए, एक किताब थी फारसी में लिखी गई थी जिसको नाम दिया गया था तोफल उल मुहावेदीन। ये किताब जो है मुहावेदीन, ये किताब जो है लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इस किताब में मूर्ति पूजा का तीव्र खंडन किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब इसका राजा राम मोहन राय ने। कब की थी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? सही जवाब होगा 1815 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय कब? 1815 में। Who one of the following said good government is no substitute for self government? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद ने कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो और स्वशासन कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन बेहतर तो स्वशासन ही होगा। स्वामी दयानंद के बारे में अगर हम बात करें तो कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं और सभी लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें स्वामी दयानंद से संबंधित जो एमसीक्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो नियर अबाउट एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं स्वामी दयानंद के बारे में। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, भारत का मार्टिन लूथर किंग ये कहे जाते हैं स्वामी दयानंद। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, कभी कभी पूछा जाता है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। कब की थी? 1874 में। कहाँ की थी? मुंबई में। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वो कौन से पहले हिंदू समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों, महिलाओं आदि को वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, और इन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है। और इसके अलावा एक नारा और भी है जो कि कई बार पूछा गया है, और वो नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा भी किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो इतने सारे एमसीक्यूज इसमें से फंसते हैं। और एक बात और भी याद रखना कि एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कभी कभी, वो क्या है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक किताब भी है,
सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। तो याद रखना कि सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो भी हैं दयानंद सरस्वती। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का प्रयोग करने वाले थे पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अकबर की अनुमति से यहाँ पर पुर्तगालियों ने एक कारखाना स्थापित किया था और ये पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र हो गया था। एक बात और भी कि भारत आने वाले जितनी भी कंपनियां थी, वाणिज्यिक कंपनियां, ठीक है, तो भारत में आने वाली जितनी भी वाणिज्यिक कंपनियां थी उसमें पुर्तगाली प्रथम थे। वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगाली जो थे वो प्रथम थे। प्रथम पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा ये कालीकट में आया था 1498 में पहली बार। कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, जवाब होता है वास्को डी गामा ने। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स देखा जाए तो एक सवाल और भी यहाँ पर बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पैटर्न बदल रहा है तो आपको हर पॉइंट को ठीक से समझना होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस गाइड यानी कि मार्गदर्शक की सहायता से कालीकट तक पहुंचा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा जो था वो कालीकट में पहुंचा था, उतरा था और उसकी मदद किसने की थी, तो यह एक गुजराती गाइड था और इसका नाम क्या था, अब्दुल मनीक। ठीक है, याद रखना, अब्दुल मनीक की सहायता से ही ये जो वास्को डी गामा था वो भारत तक पहुंचा था, कालीकट तक, अब्दुल मनीक। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी कंपनी पटना में स्थापित की थी। तो पटना में जो पहली कंपनी स्थापित हुई थी डचों की वो थी 1632 में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था वो जहांगीर के काल में शुरू हुआ था। यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आना शुरू हुई थी वो जहांगीर के समय में आना उनका शुरू हुआ था। 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने ही आई थी और 1623 तक डच जो कंपनियां थी उनका जो संघर्ष अंग्रेजी कंपनियों से लगातार होता रहा था। और उसके बाद 1632 का समय आया जब पटना में डचों ने अपने जो व्यापारिक केंद्र थे वो खोल दिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो याद रखना कि बिहार में प्रवेश करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे, याद रखना ये पुर्तगाली ही थे। ठीक है, पुर्तगाली ही थे जो बिहार में सबसे पहले प्रवेश किए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला जल योजना से संबंधित है कौन, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स नीला जल योजना क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो प्रथम पुर्तगीज और यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा उसको गुजराती गाइड अब्दुल मनीक लेकर आया था 1498 में। लेकिन भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ऑप्शन ए। और अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की सेना को हराकर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के बाद जो पुर्तगाली थे डी अल्मीडा, इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हिंद महासागर पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। तो हिंद महासागर पर प्रभाव बढ़ाने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया था। तो याद रखना कि नीला जल योजना हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए डी अल्मीडा के द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। तो डी अल्मीडा का संबंध है नीला जल योजना से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा, अब यहाँ पर देखिए हाथी का मस्तिष्क आपको दिखाई देता होगा कि शरीर से तो छोटा ही होता है, डॉल्फिन और मानव में भी आप देख सकते हैं। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए यानी कि चींटी। ए मोबाइल फोन चार्जर, जब आप मोबाइल चार्जर आप यूज करते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि ए मोबाइल फोन चार्जर इज, वो क्या है, एन इन्वर्टर, ए यूपीएस, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी। याद रखना कि जो मोबाइल फोन चार्जर होता है वो एक
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ टॉप एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द कमिंग एग्जाम्स। और आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है वो आपको खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस सभी के लिए समान रूप से लाभकारी होंगे। तो वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। प्रतिदिन आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और ये टेस्ट सीरीज आपकी काफी हेल्प करेगा यूपी पीसीएस प्री एग्जाम को क्रैक करने में और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।